अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 8th क्लास का इंग्लिश का फाइनल टर्म का 2025 का पेपर। पहले मैं एक वेरिएंट शो कर चुकी हूँ आपको, ठीक है, आपके साथ शेयर हो गया। अब मैं दूसरा वेरिएंट शेयर कर रही हूँ। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ, किसी को भी नहीं पता होता कि आपका पेपर कौन सा आएगा, क्योंकि हमारे पास आपके करीबन, मेरे पास भी आपके करीबन 6-7 वेरिएंट है पेपर के। तो हर स्कूल का कोई एक वेरिएंट होता है, तो ये सिर्फ आपका क्लास टीचर बता सकता है कि आपका वेरिएंट कौन सा है इंग्लिश के पेपर का, ठीक है। तो अक्लमंदी इसी में है कि जितने भी वेरिएंट हैं आप सारे तैयार करें। तो एटलीस्ट अगर आप सब्जेक्टिव पार्ट सबका तैयार नहीं कर सकते तो मैं मशवरा दूंगी कि कम से कम ऑब्जेक्टिव सबका करो, ठीक है। मतलब एमसीक्यूज पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप 6-7 पेपर्स के एमसीक्यूज आप बड़े आराम से पढ़ सकते हो। और फिर जब आपके पास इस तरह से वीडियोस मौजूद हैं जहाँ पर आपको आंसर्स ढूंढने नहीं पड़ते, मिलते हैं आपको सॉल्व, तो वीडियो सुनना कोई मुश्किल काम नहीं है। मतलब अगर आपका 1 घंटा लग जाता है या फिर 1.5 घंटा लग जाता है वो 6-7 लेक्चर सुनने में, तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपके फाइनल के पेपर हैं, पूरे साल की मेहनत है। तो हर बंदे का होता है कि उसका पेपर अच्छा हो। तो मैं ये बोलूँगी कि आप प्लीज़ सारे वेरिएंट देखो, ठीक है। ये सोच के कि अब ये वाला पेपर है ना, तो आप इसको ये समझ के पढ़ो कि आपका पूरा पेपर यही आया हुआ है। जब आप 6-7 पढ़ लोगे तो 100% गारंटी है कि उन्हीं 6 में से या 7 में से आपका कोई पेपर आया होगा। बात समझ आ रही है? तो मतलब सारे वेरिएंट तैयार करें, ये ज़्यादा अच्छी बात है। और फिर जब आप ज़्यादा वेरिएंट तैयार करते हो ना, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सब वेरिएंट्स में रिपीट होते हैं, ठीक है। तो वो तो पक्का आपको आते ही होंगे जो कोई भी आपका पेपर आए, ठीक है। तो आप सारे वेरिएंट्स तैयार करो। चलें फिर मैं शुरू करती हूँ ऑब्जेक्टिव पार्ट से। मेरा ये होता है, चूँकि हर बंदे का ना एक स्पेशलिटी होती है जिसमें वो मास्टर होता है, तो मेरी इंग्लिश ग्रामर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मैं जो कुछ आपको बताऊंगी एमसीक्यूज़ का आंसर, मेरे पास इस पेपर की आंसर की नहीं थी, तो मैंने, चूँकि मेरी ग्रामर अच्छी है तो मैंने खुद से लगाए हैं ये सारे आंसर्स। तो मैं आपको रीज़न भी एक्सप्लेन करूँगी, तो फिर आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो जाएगी इंग्लिश की। और मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि आपका पेपर, जो मैं पेपर बताऊँगी उनमें से ही कोई पेपर आएगा, ठीक है। और आप अगर समझ के करोगे तो आपको वो ज़्यादा अच्छे से याद होगा, बजाय ये कि आप रट्टा लगाओ। तो चलें क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब ब्यूटी। तो ब्यूटी की एडजेक्टिव फॉर्म क्या होती है? ब्यूटीफुल, ठीक है। ब्यूटीफुल, जब अक्सर अल्फाज ऐसे होते हैं जिनकी जब एडजेक्टिव फॉर्म बनाई जाती है ना, तो उनके एंड पे कोई वर्ड खुद से लगा दिया जाता है। जैसे ब्यूटी के एंड पे फुल लगा दिया जाता है, तो ब्यूटी की एडजेक्टिव फॉर्म क्या होती है? ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग इंट्रांजिटिव वर्ब। आपने कोई ऐसा सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है जिसमें इंट्रांजिटिव वर्ब लगा हो। तो इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब को बोलते हैं जिसको अपना पूरा मतलब देने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं ए ऑप्शन देखूँ तो वो लिखा हुआ है, द राइटर रोट एन एपिक स्टोरी। राइटर ने एक मुश्किल कहानी लिखी। तो मतलब राइटर ने लिखी, अगर मैं बोलूँ ना राइटर ने लिखी, तो आपके जहन में फ़ौरन सवाल आएगा क्या लिखा होगा राइटर ने। मतलब ये अपना मीनिंग पूरा ऑब्जेक्ट के बगैर नहीं दे सकता। अगला है बी, इसका बी ऑप्शन है, स्टूडेंट सैंग ए पैट्रियोटिक सॉन्ग। तुलबा ने गाया, यहाँ पर भी ये भी अपना मतलब पूरा नहीं देता। मतलब सबके जहन में सवाल आता कुछ तो गाया होगा, मतलब ऑब्जेक्ट ज़रूरी है यहाँ पे। सी है, द बेबी क्राइज एज ही फेल डाउन। बच्चा रोता है जैसे ही वो गिरा। तो यहाँ पर रीज़न ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बच्चे नॉर्मली भी रोते हैं। सो द बेबी क्राइड अगर मैं बोलूँ तो वो भी ठीक है, तो बेबी क्राइड भी काफ़ी है। मतलब यहाँ पे एंड पर जो चीज़ है ऑब्जेक्ट, वो हो या फिर ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, किसकी एग्जांपल है? इंट्रांजिटिव वर्ब की। तो यहाँ पे क्राइड क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन ठीक है। मैं फिर से बोलूँगी, आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग इंट्रांजिटिव वर्ब। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, द बेबी क्राइड एज ही फेल डाउन, ठीक है, द बेबी क्राइड एज ही फेल डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे एक वर्ड आपको अंडरलाइन दिखेगा जिसका आपने करेक्ट मीनिंग बताना है, ठीक है। सो काइंडनेस ब्लूम्स इन हार्ट सो ट्रू। सो कौन सी चीज़ है जो आपके दिल में जाग जाती है? सो आई थिंक वो अच्छाई होती है। तो काइंडनेस यहाँ पर तो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है काइंडनेस। तो काइंडनेस यहाँ पर क्या मीनिंग दे रहा? गुडविल, ठीक है। काइंडनेस यहाँ पर क्या मीनिंग दे रहा? गुडविल। काइंडनेस क्या मीनिंग दे रहा? गुडविल। गुडविल मतलब अच्छाई, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग अनकाउंटेबल नाउन। आपने यहाँ से वो वाला सेंटेंस चूज़ करना है जिसमें अनकाउंटेबल नाउन लगाओ। अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन को बोलते हैं जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। चलें ए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। कामरान इज़ ड्राइविंग हिज कार वेरी फास्ट। नाउन कौन है यहाँ पे? कार काउंट हो जाती, बिल्कुल हो जाती है, 1 कार, 2 कार, 3 कार। बी ऑप्शन है, वी आर ईटिंग एप्पल्स इन द जंगल। तो यहाँ पे नाउन कौन है? एप्पल्स बोलते हैं सेब को। तो एप्पल्स काउंट हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। मैंने एक सेब खाया, 2 सेब खाए, 3 खाए, जितने भी खाए।
तो ये हमें तो अनकाउंटेबल नाउन चाहिए, तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी ऑप्शन है स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, तुलबा ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो यहाँ पर तो कोई नाउन यूज़ ही नहीं हुआ देखा जाए तो सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। और डी ऑप्शन है ही इज़ एंजॉइंग द फूड एट द होटल, वो होटल पर खाने से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है, तो यहाँ पे फूड है, फूड काउंट हो सकता नहीं, फूड अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। फूड को आप काउंट नहीं कर सकते, मतलब एक खाना, दो खाना, तीन खाना, तो काउंट नहीं कर सकते। फूड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो डी ऑप्शन ठीक है। ही इज़ एंजॉइंग द फूड एट द होटल, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है चूज़ अ सेंटेंस विद अ मॉडल वर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी, आपने मॉडल वर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी वाला सेंटेंस चूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, मॉडल वर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी जब भी आए ना, आपने एक चीज़ याद रखनी है, उसमें मे ज़रूर लगा होना चाहिए, ठीक है। मॉडल वर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी कहते हैं इम्कान को, कोई चीज़ हो सकती है या फिर नहीं हो सकती, तो मतलब जब भी पॉसिबिलिटी आए ना, तो आपने वहाँ पर वो फ़िक्रा चूज़ करना है जिसमें मे लगा हो। मे, मॉडल वर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी कौन है, मे, MAY मे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जितने भी ऑप्शन है ना जिसमें मे लगा होगा वो आपका ठीक होगा, तो आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल वो ए ऑप्शन है, इट मे बी अ हैवी स्टॉर्म टुडे, यहाँ पर मे लगा हुआ है, तो ये जो ए ऑप्शन है ये आपका ठीक है, इट मे बी अ हैवी स्टॉर्म टुडे, क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पर मे लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, आपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाकर। अच्छा, प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि पार्टिसिपल की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो एंड होता है ING पर, किस पर, ING पर, और जो पास्ट पार्टिसिपल है वो एंड होता है ED पर, ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सा पार्टिसिपल पूछा गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो इनमें से जो जितने भी आपको जवाब दिए हुए हैं, जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से ठीक वाला वो होगा जिसके एंड पर ING आता होगा, ING, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ए, टाकिंग, टाकिंग, ठीक है, क्योंकि इसके एंड पर ING आ रहा है। बात समझ आ गई, जब भी आपसे कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल पूछे ना, तो आपने हमेशा वो वाला ऑप्शन चूज़ करना है जिसके एंड पर ING आता होगा, याद रहेगा, ING। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है आइडेंटिफाई अ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर पहली बात परफेक्ट है, ठीक है, और साथ में कंटिन्यूस है। जहाँ पर परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों चीज़ें आ जाए ना, वहाँ पर बाबा जी की बीन लाजमी लगती है, परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों आ जाए वहाँ पर बाबा जी की बीन लाजमी लगती है, और यहाँ पर बीन लगा होगा, तो अपने इनमें से वो वाला ऑप्शन चूज़ करना है जिसमें बीन लगा होगा, सिंपल। तो देखो, ए में भी बीन कहीं नज़र नहीं आ रहा, बी में कहीं पर बीन नहीं लगा हुआ, सी में कहीं पर बीन नहीं लगा हुआ, डी ऑप्शन है ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर बाबा जी की बीन लगी हुई है, तो ये आपका ठीक ऑप्शन है। तो क्या मैंने बोला, जब भी आपसे कोई ऐसा सेंटेंस हो, जब पूछा जाए कोई ऐसा सेंटेंस जो परफेक्ट भी हो कंटिन्यूस भी हो, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस हो, दोनों हो, परफेक्ट कंटिन्यूस हो, तो वहाँ पर बाबा जी की बीन ज़रूर लगी होनी चाहिए, तो बीन वाला ऑप्शन ठीक होगा, ठीक हो गया। चलें, अभी हम 8 पे आते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जुमले को मुकम्मल करना है, शी डैश डन हर वर्क। तो अच्छा बच्चों, फ्यूचर है तो ऑब्वियसली विल या शैल लगा होगा, पक्की बात है, पक्की बात है, ठीक है। और परफेक्ट है, तीसरी फॉर्म लगी होगी, लेकिन यहाँ पे फॉर्म नहीं है, तो फॉर्म आपको पहले से दे दी गई है, शी डैश डन हर वर्क। तो पहली बात फ्यूचर है तो विल या शैल वाला कोई ऑप्शन ठीक हो सकता है, तो ए ऑप्शन है विल हैव, और सी ऑप्शन है शैल हैव, तो बी तो डी तो हो ही नहीं सकते, क्यों, इनमें विल शैल नहीं है और हमें फ्यूचर टेंस चाहिए। जब भी फ्यूचर हो तो सही ऑप्शन हो सकता है जिसमें विल हो लगा या फिर लगा हो शैल, ठीक है। अच्छा, अब आप सोच रहे हो कि ए ऑप्शन में विल लगा हुआ है, सी ऑप्शन में शैल लगा हुआ है, तो बताएं कौन से वाला हम चूज़ करें। तो मैं बड़ा आसान करके बताऊँगी आपको कि शी जो है ना, इसके साथ हमेशा विल लगता होता है, ठीक है। आई और वी के साथ शैल लगाते हैं और शी के साथ हमेशा विल लगाते हैं, तो यहाँ पे शी पूछा गया है, तो शी के साथ आप क्या लगाओगे, शी विल हैव डन हर वर्क, शी विल हैव डन हर वर्क। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है सिलेक्ट द सेंटेंस हैविंग एन एडवर्ब फ्रेज। आपने वो वाला सेंटेंस चूज़ करना है जिसमें एडवर्ब फ्रेज लगा हो। अच्छा बच्चों, एडवर्ब फ्रेज वो होता है जो आपको वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे देखो, ए ऑप्शन है शी स्पोक इन अ पोलाइट मैनर, वो बोली किस तरह से, आराम से। पोलाइट का मतलब होता है आहिस्ता से, आहिस्ता से। तो बच्चों, आहिस्ता से बोली, तो ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, स्पोक के बारे में, ठीक है, मतलब वर्ब के बारे में। यहाँ पे स्पोक क्या है, वर्ब, शी स्पोक इन अ पोलाइट मैनर, स्पोक वर्ब है, और वो बोली किस तरह से बोली, इन ए पोलाइट मैनर, आहिस्ता आवाज़ में। तो यहाँ पे इन ए पोलाइट मैनर स्पोक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पे फिर ये वाला जो फिक्र है ये एडवर्ब फ्रेज का है, बात समझ आ रही, जिसमें बच्चों मतलब वर्ब को जो चीज़ मॉडिफाई करे वो होती है एडवर्ब। तो यहाँ पे इन ए पोलाइट मैनर क्या है, एडवर्ब, क्योंकि वर्ब स्पोक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है।
और चूँकि ये एक से ज़्यादा लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है तो इसलिए इसको हम एडवर्ब फ्रेज़ बोलेंगे। बात समझ आ गई कि मतलब बच्चों जहाँ पर ज़्यादा लफ्ज़ हों और वो एडवर्ब हो तो फिर वो सिर्फ एडवर्ब नहीं रहता, वो एडवर्ब फ्रेज़ बन जाता है। ठीक है, एक लफ्ज़ है तो सिंपल एडवर्ब है, अगर एक से ज़्यादा लफ्ज़ है तो वो एडवर्ब फ्रेज़ बन जाएगा। तो शी स्पोक इन अ पोलाइट मैनर, ये आपका ठीक ऑप्शन है एडवर्ब फ्रेज़ का। बात समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 पे आती हूँ। कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। तो आपने करेक्ट पंक्चुएशन मार्क लगाना है। अच्छा बच्चों, जब भी कोई सिंपल सेंटेंस आए जिसमें कुछ सवाल ना पूछा गया हो, जनरली उसके एंड पर फुल स्टॉप लगाते हैं। बात समझ आ गई। चलें पढ़ के दिखाती हूँ। इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ यू मस्ट वर्क हार्ड एवरी डे। तो यहाँ पर कोई सवाल किया गया नहीं, कुछ भी नहीं है, तो आप सिंपल क्या लगाओगे, एंड पे क्या लगाओगे। जनरली भी बच्चों जो सिंपल फिक्रा हो, सवाल ना पूछा गया हो, उसके एंड पे फुल स्टॉप ही लगता है। तो यहाँ पे एवरीडे के एंड पे क्या लगेगा, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप मतलब एक नुक्ता, इसी को पीरियड भी बोलते होते हैं, पीरियड लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन सेंटेंस व्हेन आई गॉट होम माई फैमिली वॉज ऑलरेडी ईटिंग डिनर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 है कि आपने जो गिवन सेंटेंस है, ठीक है, उसमें से उसकी टाइप को आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी तरह का सेंटेंस है। तो सेंटेंस आपका क्या है, व्हेन आई गॉट होम माई फैमिली वॉज ऑलरेडी ईटिंग डिनर। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे घर वाले पहले ही खाना खा रहे थे, रात का खाना खा रहे थे। तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर व्हेन लगा हुआ है, व्हेन लगा हो ना तो वो कम्प्लेक्स होता है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 पे आती हूँ। आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग द करेक्ट यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है अली एंड अहमद इंजर्ड हिमसेल्फ। अच्छा बच्चों, जैसा सब्जेक्ट होता है ना वैसा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सब्जेक्ट कौन है, अली एंड अहमद। ठीक है, तो अली एंड अहमद कितने बंदे हैं, 2 बंदे हैं, मतलब एक से ज़्यादा बंदे हैं, तो इनके साथ जमा वाला लगेगा, मतलब सेल्व्स लगेगा। तो सही ऑप्शन वो होगा जिसमें सेल्व्स लगा होगा, सेल्व्स, क्योंकि अली एंड अहमद ज़्यादा बंदे हैं। ठीक है, जब बच्चों ज़्यादा बंदे हो ना तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो वाला लगता होता है जिसके एंड पे सेल्व्स आता है। तो आपके जहन में हो गया ए ऑप्शन में तो सेल्फ लगा हुआ है, वो तो नहीं हो सकता। बी ऑप्शन में भी हर सेल्फ लगा हुआ है, वो भी नहीं हो सकता। तो ए ऑप्शन भी गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन में देखें तो एंड पे सेल्व्स लगा हुआ है और डी ऑप्शन में भी सेल्व्स लगा हुआ है। तो इनमें कौन सा ठीक है। अच्छा बच्चों, अली एंड अहमद जो है वो दे को शो करते हैं, तो दे से क्या बनता होता है, देम सेल्व्स। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका ठीक है, अली एंड अहमद इंजर्ड देम सेल्व्स। अली एंड अहमद इंजर्ड देम सेल्व्स, देम सेल्व्स। क्वेश्चन नंबर 13 है आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन्स ए कंपाउंड प्रपोजिशन। अच्छा ये पिछले वेरिएंट का क्वेश्चन है, इसमें रिपीट हुआ है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन्स ए कंपाउंड प्रपोजिशन। तो बच्चों कंपाउंड प्रपोजिशन होती है जो एक से ज़्यादा लफ्ज़ों की बनी हो, एक से ज़्यादा लफ्ज़ों की बनी हो। मैं आपको बताती हूँ इसकी एग्जांपल। अच्छा ए ऑप्शन है ही रेन बिटवीन द ट्रीज़। यहाँ पे प्रपोजिशन सिंपल बिटवीन है, एक लफ्ज़ नहीं हो सकता। कैट जम्प्ड ओवर, ओवर भी एक लफ्ज़ की प्रपोजिशन है। सी है वी अराइव्ड बिसाइड, तो बिसाइड भी क्या है, एक लफ्ज़ की प्रपोजिशन है। डी ऑप्शन है शी इज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द चेयर। तो यहाँ पे जो ऑन टॉप ऑफ 3 लफ्ज़ मिल के एक प्रपोजिशन बना रहे हैं, तो ये कंपाउंड प्रपोजिशन है। ठीक है बच्चों, सो शी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ चेयर आपका ठीक ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर कौन है, ऑन टॉप ऑफ, जो क्या है, कौन सी प्रपोजिशन है, कंपाउंड प्रपोजिशन है। कंपाउंड प्रपोजिशन क्या है, ऑन टॉप ऑफ, ऑन टॉप ऑफ। शी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ चेयर, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द वर्ड विद अ डिफ्थोंग। ये भी मैंने बताया हुआ है। डिफ्थोंग की मैंने आपको उस वहाँ पे वर्ड्स कुछ और दिए हुए थे, पर मैंने डेफिनेशन आपको समझाई थी। डिफ्थोंग होता है बच्चों जब बोलो ना तो आपका सांस टूटे। मैं आपको बताती हूँ, मैं बोल के दिखाती हूँ आपको। ए ऑप्शन है कोइन, तो मैं एकदम से बोलूँगी कोइन। बी ऑप्शन है डक, एकदम से बोल दिया डक। फिर मैं बोलती हूँ रोज़। अच्छा देखो कैसे बोलूँगी, रोज़, 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 तो मैंने सांस तोड़ा है। ठीक है, तब बोलने हुआ। रोज़, तो मैंने कैसे बोला, रोज़, 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 तो मेरा सांस टूटा है। तो इस डिफ्थोंग की एग्जांपल है सी ऑप्शन, रोज़, जिसमें सांस टूटे बोलते हुए वो लफ्ज़ आपका डिफ्थोंग होता है। तो डी ऑप्शन है बर्ड, तो बर्ड भी एकदम से बोल देते। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, रोज़, 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 तो मतलब सांस टूटे जिसमें, रोज़ आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। वो है चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। एक जुमले आपको दिए हुए हैं, आपने उनकी नरेशन को बदलना है। ठीक है, जुमला आपका क्या है, आदिल टोल्ड मी दैट दे वर गोइंग टू द हॉस्पिटल। आदिल ने मुझे बताया कि वो अस्पताल जा रहे थे। अच्छा, अब जो इसका करेक्ट आंसर है, आदिल सेड टू मी दे वर गोइंग टू द हॉस्पिटल। आदिल सेड टू मी, बस यहाँ पे टोल्ड की जगह आपने सेड लगाना है, वो आपका ठीक फिक्रा होगा। तो ये आपका सी ऑप्शन है। ठीक है, जहाँ पे आपने टोल्ड की जगह सेड लगाया है।
टोल्ड की जगह क्या लगता होता है, सेड, क्योंकि टोल्ड खुद दूसरी फॉर्म है ना, तो दूसरी फॉर्म की जगह आप दूसरी फॉर्म ही लगा सकते हो। तो टोल्ड, सी ऑप्शन ठीक है। आदिल सेड टू मी दे वर गोइंग टू हॉस्पिटल, दे वर गोइंग टू हॉस्पिटल। अगर आप सवाल फिक्रे में देखो तो वहाँ पर भी वर लगा हुआ है, तो जवाब में भी क्या लगा होना चाहिए, वर, ठीक है। और ऊपर क्या लगा हुआ है, टोल्ड, यानी दूसरी फॉर्म, तो यहाँ पर नीचे भी आदिल सेड दूसरी फॉर्म लगी होनी चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन, आदिल सेड टू मी दे वर गोइंग टू द हॉस्पिटल। क्वेश्चन नंबर 16 है, चूज द करेक्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा बच्चों, कोरिलेटिव कंजंक्शन ना, ये कंजंक्शन की वो टाइप है जो एक पेयर की फॉर्म में आती होती हैं। जैसे अक्सर आपने देखा होगा, दो बहनें ऐसी होती हैं कि एक बहन जहाँ मौजूद हो दूसरी हमेशा वहाँ होती है। इनका भी यही हिसाब है कोरिलेटिव का, मतलब ये दोनों एक दूसरे की इतनी पक्के रिश्तेदार है ना कि जब एक आती है तो दूसरी वहाँ लाजमी होती है। जैसे ये इनका बहुत प्यारा पेयर है, इसका नाम है बोथ एंड, ठीक है, कि जिस फिक्रे में बोथ लगाओ लाजमी तौर पर वहाँ एंड भी लगा होता है, बोथ एंड, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर है ए, शी इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। बात समझ आ गई, शी इज़ डैश इंटेलिजेंट डैश हार्ड वर्किंग, शी इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पे इस फिक्रे में बोथ भी आया है एंड भी आया, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, ठीक है, बोथ एंड। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 है, चूज़ अ सेंटेंस विद एन एडवर्ब क्लास। आपने वो सेंटेंस चूज़ करना है जिसमें एडवर्ब क्लास लगी हो। अच्छा तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ठीक है, वी विल गो टू द बीच इफ़ द वेदर इज़ फाइन। अच्छा बच्चों, एडवर्ब क्लास की निशानी क्या है, ये मैं आपको बहुत प्यारी निशानी बताती हूँ एडवर्ब क्लास की। ये जितने भी वो फिक्रे होते हैं ना एडवर्ब क्लास वाले, उनमें आपको ये कुछ लफ्ज़ हैं जो आपको लाजमी दिखेंगे। इफ़ हो गया, बिकॉज हो गया, आफ्टर हो गया, आल्दो हो गया। तो अगर आप ये बी ऑप्शन देखो ना, इसमें क्या लगा हुआ है, इफ़। तो जिस भी फिक्रे में इफ़ लगा हो ना वो आम तौर पर एडवर्ब क्लास ही होता है, ठीक है। तो जब आपसे पूछा गया ना सवाल में एडवर्ब क्लास ढूंढो, तो आपने फ़ौरन से याद कर लेना है कि भाई कि बाजी ने बताया था कि यहाँ पे जिस भी फिक्रे में इफ़ लगा होगा ना वो आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है बी, वी विल गो टू द बीच इफ़ द वेदर इज़ नाइस। इफ़ वाला फिक्रा एडवर्ब क्लास होता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, चूज़ द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ ट्रांजिटिव वर्ब। फिर से बच्चों, ट्रांजिटिव वर्ब कौन होता है, जिसमें वर्ब ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता हो, मतलब जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती हो, ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, अपना पूरा मीनिंग देने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो। जैसे यहाँ पे ए ऑप्शन है, द फायर बर्न्स, आग जलाती है, फ़ौरन से जहन में आता है क्या जलाती है, तो हाउस, आग घर जलाती है, तो द फायर बर्न्स द हाउस। तो ये वाला जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। बर्न्स क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि जब आप बोलते हो ना जला, तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होती है जो जलती है। तो आपके जहन में सवाल आता किस चीज़ को जलाया गया, कौन जला, तो घर जला यहाँ पे। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, द फायर बर्न्स द हाउस, द फायर बर्न्स द हाउस ट्रांजिटिव वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा ये बच्चों ये आप लोग आइडेंटिफाई करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 19 है, आइडेंटिफाई द वर्ड विद द ट्रिफ्थोंग। आपने वर्ड आइडेंटिफाई करना है, मतलब वर्ड ढूंढना है जिसमें ट्रिफ्थोंग हो। अभी बताया ट्रिफ्थोंग वो वाला लफ्ज़ होता है जब बोलो ना सांस टूट जाए आपका। तो यहाँ पे ये ऑप्शन देखो, वो है रेन, रेन आराम से बोल दिया, कोई सांस नहीं टूटा। बी लाइट, कोई सांस नहीं टूटा। सी फ्लावर, फ्लावर सांस टूट गया मेरा, तो मेरा सी ऑप्शन ठीक है। फ्लावर क्या है, ट्रिफ्थोंग है। बात समझ आ गई बच्चों, फ्लावर सांस टूटा, ट्रिफ्थोंग है। प्रोनाउंस करके देखा करो। क्वेश्चन नंबर 20 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन्स कैपिटोनियम्स। आपने वो वाला सेंटेंस चूज़ करना है जिसमें कैपिटोनियम हो। अब ये कैपिटोनियम क्या होता है समझो ज़रा। कैपिटोनियम ऐसे लफ्ज़ को बोलते हैं जो दो मानी रखता हो, दो मानी रखता हो अपने, उसको बोलते हैं आप कैपिटोनियम। चलो ज़रा ए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है, द माइन वॉज रिच इन प्रीशियस मिनरल्स। तो यहाँ पे एक वर्ड आया माइन, माइन एक। अच्छा बच्चों, माइन के दो मानी होते हैं। माइन होती है, एक होता है माइन कान, कान होती है ना, मतलब जैसे कोयले की कान हो गई, जैसे सोने की कान होगी, ठीक है। तो बच्चों जो कान होती है, मतलब जहाँ पे बहुत कोयला हो उसको बोलते होते हैं माइन। जैसे कोल माइन मतलब कोयले की कान। और इसी बच्चों वर्ड माइन का एक और मतलब भी होता है मेरा। जैसे मैं बोलती हूँ दिस पेन इज़ माइन, कि ये पेन मेरा है। तो यहाँ पर आपने देखा जो वर्ड माइन है ना, माइन लफ्ज़ जो माइन है उसके दो मानी हैं, उसके दो मीनिंग्स हैं। एक ये कि माइन का मतलब होता है कान, जैसे कोयले की कान, और इसी माइन का दूसरा मतलब होता है मेरा, जैसे ये पेन मेरा है। तो वो वर्ड जो दो मीनिंग रखता हो उसको आप बोलते हो कैपिटोनियम, ठीक है। तो बच्चों कैपिटोनियम वाला सेंटेंस कौन सा है, ए, द माइन वॉज रिच इन प्रीशियस मिनरल्स। तो ए ऑप्शन आपका ठीक है, द माइन वॉज रिच इन प्रीशियस मिनरल्स। इसी को आपने टिक करना है कैपिटोनियम के लिए जहाँ पर माइन लिखा हो। समझ आ गई। अब आते हैं हम 21 पे। सो 21 है, चूज़ द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन सेंटेंस। आपने फिगर ऑफ स्पीच चूज़ करना है। चलिए सेंटेंस देखते हैं। द सन इज़ प्लेइंग हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स। सूरज बादलों के साथ छुपन छुपाई खेल रहा है।
अच्छा, छुपन छुपाई खेलना काम है बच्चों का, वो भी इंसानों के। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहे हैं साहब जी कि सूरज छुपन छुपाई खेल रहा है, वो भी बादलों के साथ। तो बच्चों ये बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है। जब इंसानों वाला काम कोई दूसरी चीज़ करे तो उसको आप बोलते हो पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन तो यहाँ पे लिखा हुआ है द सन इज प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो जब इंसानों वाला काम यहाँ पे कौन कर रहा है, सूरज कर रहा है, सन कर रहा है। सो सन इज प्लेइंग हाइड एंड सीक, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, पर्सनिफिकेशन। जब इंसानों वाला काम कोई दूसरी चीज़ करे उसको आप बोलते हो पर्सनिफिकेशन। सो द सन इज प्लेइंग हाइड एंड सीक, यहाँ पे क्या यूज़ हुई है, पर्सनिफिकेशन, क्योंकि सन इंसानों वाला काम कर रहा है, सिंपल पर्सनिफिकेशन। सो क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग करेक्ट यूज ऑफ अलिटरेशन। अच्छा बच्चों, अलिटरेशन वो होता है जिसमें पहला पहला लेटर रिपीट हो, अलिटरेशन। मैं आपको अलिटरेशन की बहुत प्यारी एग्जांपल देती हूँ। आपने बचपन में एक बहुत प्यारी नज़म पढ़ी होगी, बेबी बेबी यस मामा, ये अलिटरेशन की एग्जांपल है। क्यों, देखो ना, तो बेबी बेबी बी मतलब फर्स्ट जो दो वर्ड्स है ना, लेटर उनके सेम हो पहला पहला, तो बेबी बेबी में बी सेम है। इसी तरह एक और आपने पढ़ी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो ट्विंकल ट्विंकल पहले का वर्ड भी ट्विंकल का टी, दूसरा भी ट्विंकल का टी, तो दोनों पहले पहले लेटर क्या हुए, सेम। अच्छा चलें, अब आपने यहाँ पे इन ऑप्शंस में ढूंढना है, तो यहाँ पे ए है, ए ऑप्शन है आलिया वेंट, तो कुछ भी रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा। आलिया वेंट टू द मार्केट टू बाय एप्पल्स यस्टरडे, कुछ भी सेम नहीं दिख रहा। बी ऑप्शन भी ठीक नहीं है, सी ऑप्शन भी ठीक नहीं है। डी ऑप्शन देखो, तो यहाँ पे है द ब्यूटीफुल बोकवेट ब्लॉसम्ड, तो यहाँ पे कितने बी है, यहाँ देखो ज़रा, ब्यूटीफुल का बी, बोकवेट का बी, ब्लॉसम्ड का बी। तो जो डी ऑप्शन है वो मैं रीड कर रही हूँ, द ब्यूटीफुल बॉकवेट ब्लॉसम्ड इन द ब्राइट सन। तो ब्यूटीफुल का बी, बॉकवेट का बी, ब्लॉसम्ड का बी। मतलब जब आपसे बच्चों अलिटरेशन पूछी जाए ना, तो आपने वो वाला ऑप्शन चूज़ करना है जिसमें पहला पहला लेटर रिपीट हो रहा हो, जैसे डी ऑप्शन में बी बहुत दफ़ा आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, द ब्यूटीफुल बॉकवेट ब्लॉसम्ड इन द ब्राइट सन। क्यों, मुझे कैसे पता लगा, मैंने देखा कि पहला पहला लेटर रिपीट हो रहा है, जैसे ट्विंकल ट्विंकल था ना, बी, टी, बेबी बेबी था बी, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल बॉकवेट ब्लॉसम 3 दफ़ा बी आ रहा है, बी। तो ये क्या है, लिटरेशन की बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। चलें अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। आफ्टर द फ्रूट्स आर हार्वेस्टेड दे आर सोल्ड एट मार्केट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर द फ्रूट्स आर हार्वेस्टेड। तो जो भी मैंने अभी बताया, जो भी आफ्टर से शुरू हो या जिस फिक्रे में इफ़ आए, वो होता है एडवर्बियल क्लास। तो ये किसकी एग्जांपल है, एडवर्बियल क्लास की। आफ्टर द फ्रूट्स आर हार्वेस्टेड दे आर सोल्ड एट मार्केट, किसकी एग्जांपल है, एडवर्बियल क्लास की। मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि इसमें आफ्टर लगा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है, आइडेंटिफाई द लिटरेरी टेक्निक यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज एंड वी आर मेरली प्लेयर्स। सो दुनिया एक स्टेज है और हम सिर्फ खिलाड़ी हैं। तो बच्चों यहाँ पे मेटाफर यूज़ हुआ है। क्या यूज़ हुआ है, मेटाफर, मतलब हमें प्लेयर्स बोला गया ना, बट कोई एज या लाइक का यूज़ नहीं हुआ, तो ये क्या होता है, मेटाफर। मतलब जिसमें एज या लाइक का यूज़ ना बोला किया गया हो, पर आपको किसी दूसरी चीज़ की तरह बोला गया, उसको बोलते हैं मेटाफर। सो द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज एंड वी आर मेरली प्लेयर्स, ये एग्जाम्पल है मेटाफर की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग करेक्ट यूज ऑफ पर्सनिफिकेशन। तो अब आपने वो वाला फिक्रा चूज करना है जिसमें पर्सनिफिकेशन लगी हो। अब आपसे जैसे ही मैं पर्सनिफिकेशन बोलती हूँ ना, आपके जहन में एक चीज़ आ जानी चाहिए कि यहाँ पे वो काम होगा जो बंदों वाला काम कोई और चीज़ करी होगी, इंसानों वाला काम कोई और चीज़ करी होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, टाइम वेट्स फॉर नन, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। भाई इंसान इंतज़ार करना तो हमारा काम है अपनी स्कूल की गाड़ी का, पर यहाँ पे बोल रहा है टाइम वेट्स फॉर नो वन, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। तो इंतज़ार करना हमारा काम है, बंदों का काम है, पर यहाँ पे वो इंतज़ार कौन कर रहा है, वक्त, टाइम वेट्स। वैसे हम बोलते होते हैं अली वेट्स, सलमा वेट्स, पर यहाँ पे हम बोल रहे हैं टाइम वेट्स। तो वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, और यहाँ पे टाइम वेट कर रहा है। तो जब इंसानों वाला काम टाइम करेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, पर्सनिफिकेशन, सिंपल, ए ऑप्शन ठीक है, टाइम वेट्स फॉर नन, नो वन। 26 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग करेक्ट यूज ऑफ हाइपरबोल। अच्छा बच्चों, हाइपरबोल का होता है हाइपरबोल, मतलब हाइपर किसको बोलते हो, जो बंदा सही गुस्से में बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को बोलता हो, उसको बोलते होते हैं हाइपर। और बोले मतलब बोल, तो जो बंदा हाइपर बोले यानी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोले, उसको बोलते हैं हाइपरबोल। तो यहाँ पे ज़रा देखो ना, यहाँ पे बी ऑप्शन है, आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम, मैंने तुम्हें 100,000 गुना बताया है। मिलियन का मतलब होता है, मतलब एक के बाद 6 सिफरें लगाओ ना तब मिलियन बनता है। क्या कभी ऐसे हुआ है कि किसी बंदे ने किसी बंदे को, दूसरे बंदे को कोई बात बोली हो और वो भी 100,000 गुना, मतलब सेंस नहीं बनती ना। तो मतलब किसी बंदे ने कभी किसी को 100,000 गुना नहीं बात बोली होगी। जैसे आपकी अम्मी कभी कभी आपको बोलती होंगी पढ़ो, फिर बोलती है मैं 1000 दफ़ा इसको बोल चुकी हूँ पढ़ो, पढ़ नहीं रहा, हालांकि अम्मी ने 2 या 3 दफ़ा बोला होता है। तो मतलब जब चीज़ों को आप बढ़ा चढ़ा के बोलते हो ना, उसको बोलते होते हैं हाइपरबोल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी, आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स, मैंने आपको 100,000 गुना बोला है।
ठीक है। तो यहाँ पे 100 1000 गुना बोलता कोई नहीं है ऑब्वियसली, तो ये बढ़ा चढ़ा के उन्होंने बोला है, तो बी ऑप्शन ठीक है। आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स, यहाँ पे हाइपर बोल हुआ है जो आपके साथ होता है आपकी अम्मी की तरफ से। चलिए बच्चों, अच्छा क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। चेंज द नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। ही सेड टू हिज सिस्टर गिव मी योर बुक, उसने अपनी बहन से कहा मुझे अपनी किताब दो। तो उन्होंने अगर रिक्वेस्ट की होती तो यकीनन प्लीज़ बोलती, पर यहाँ पे आप देखो ही सेड टू हिज सिस्टर गिव मी योर बुक, प्लीज़ नहीं लगा हुआ, रिक्वेस्ट तो नहीं हो सकती, तो ये ही ऑर्डर्ड हिज सिस्टर, उसने अपनी बहन को ऑर्डर दिया अपनी किताब मुझे दो। ही ऑर्डर्ड हिज सिस्टर, ठीक है, ऑर्डर्ड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑर्डर्ड, सी ऑप्शन, ही ऑर्डर्ड हिज सिस्टर टू गिव हिम हर बुक। अच्छा चलिए बच्चों, आगे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आपको उसको अच्छे से रीड करना है, थोड़ा सा रह गया काम, बस उसको अच्छे से रीड करना है और उसके बाद आपको ऑप्शंस के आंसर देने हैं। मैं पैराग्राफ नहीं रीड करूँगी क्योंकि आई थिंक बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे अभी बाकी वेरिएंट्स भी कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 पे आती हूँ, डायरेक्टली मैं आपको आंसर बता रही हूँ। व्हाट डज द लाइन गेट अप एंड गिव योर ऑल सुजेस्ट। तो यहाँ पे अगर आप पूरा पैराग्राफ रीड करो तो बताते हैं यहाँ पे लाइक चैलेंजेस में आपको हार नहीं माननी चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, टू परसेवर डिस्पाइट चैलेंजेस, टू परसेवर डिस्पाइट चैलेंजेस। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल कहते होते हैं मुश्किल को, तो ऑब्स्टेकल का मीनिंग है हर्डल, हर्डल। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट शुड वन डू व्हेन फेस्ड विद फेलियर एज सजेस्टेड बाय द पोएम। कहता है पोएम में मतलब व्हाट शुड वन डू व्हेन फेस्ड विद फेलियर, जब भी आप पे कोई फेलियर आए तो आपको क्या करना चाहिए। तो जवाब है लर्न एंड ग्रो फ्रॉम इट, कि आपको सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लर्न एंड ग्रो फ्रॉम इट, लर्न एंड ग्रो फ्रॉम इट, याद हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 पे आती हूँ, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। पोएम का थीम क्या है। अब पूरी पढ़ोगे, आपने पढ़ना है पैराग्राफ, ठीक है, तो आप अच्छे से आंसर कर पाओगे। द पावर ऑफ हार्ड वर्क फॉर सक्सेस, कि कामयाबी के लिए मेहनत की ताकत क्या होती है, ये बताया गया पैराग्राफ में। सो द पावर ऑफ हार्ड वर्क फॉर सक्सेस। वैसे जनरली बताऊँ तो ये वाला जो पैराग्राफ है ना, इसमें करीबन सबके आंसर सी ही हैं। चलिए अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 32 है, द राइमिंग वर्ड ऑफ टीयर इज। राइमिंग वर्ड बच्चों क्या होते हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ। राइमिंग वर्ड होते हैं जो सेम साउंड करें, जैसे आप बोलते होते हो ना, जैसे आप बोलते हो मतलब कुछ भी आप बोल सकते हो, जैसे बच्चा कच्चा, तो मतलब बच्चा कच्चा क्या राइमिंग वर्ड्स हैं, एक जैसे हैं। इसी तरह अंग्रेजी के भी होते हैं, टीयर फियर, टीयर फियर हो गया। आपको आई थिंक ऑब्जेक्टिव पार्ट अब क्लियर है, तो करेक्ट आंसर है फियर। टीयर का राइमिंग क्या होता है, फियर। बात समझ आ गई। अच्छा बच्चों, मिलते जुलते जो लफ्ज़ होते हैं, तो टीयर का मिलता जुलता लफ्ज़ क्या है, फियर, सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा सब्जेक्टिव पार्ट पे आती हूँ, पैराफ्रेज द फॉलोइंग सेंटेंस स्टेंजा इन योर ओन वर्ड्स, यूज़ करेक्ट पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसको आपने पैराफ्रेज करना है। सो पैराग्राफ में रीड करती हूँ। आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, द स्काई वॉज पेंटेड विद ह्यूज ऑफ गोल्ड, द बर्ड्स सेंग स्वीट मेलोडीज एंड द वर्ड फेल्ट काम एंड बोल्ड। अच्छा बच्चों, इस पैराफ्रेज का आंसर है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको लिख लें, ठीक है। तो एज मॉर्निंग डॉन्ड आई रोज अर्ली टू बिहोल्ड ए ब्रेथ टेकिंग स्काई। आपको इसका आंसर कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं पहले बता रही हूँ। adorned with warm golden tones, the air was filled with the sweet harmonious songs of the birds, creating a serene and tranquil atmosphere that invigorated my senses। अच्छा, जो पैराग्राफ दिया होता है ना, मतलब वो ऐसे पोएम की फॉर्म में है, तो आपने उसको सिंपल ऐसे पैराग्राफ की, पैराफ्रेज का मतलब होता है थोड़ी वर्डिंग चेंज करके ना आपने उसको इस तरह पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है। अब चाहे खुद भी कर लें, थोड़ा बहुत इसको पढ़ लें, थोड़ा इससे रिलेट करके लिख लेना। अच्छा बच्चों, अब आपका क्वेश्चन नंबर 34 है, राइट अ पैराग्राफ ऑफ 10 सेंटेंसेज ऑन माई बर्थडे गिफ्ट्स। तो आपका ऐसे कौन सा है, माई बर्थडे गिफ्ट्स, आपने इस पर कुछ लाइनें लिखनी हैं, ठीक है। बर्थडे गिफ्ट्स पे यूज़ करेक्ट ग्रामर पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, मतलब पंक्चुएशन की स्पेलिंग वगैरह की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए वरना आपके मार्क्स कटेंगे। सो माई बर्थडे गिफ्ट्स पे आपने लिखना है, मैं बताती हूँ। तो ये बच्चों मुझे मिला है, आई वॉज थ्रिल्ड टू रिसीव मैनी वंडरफुल बर्थडे गिफ्ट्स फ्रॉम माई लव्ड वंस। माई पेरेंट्स गेव मी अ ब्यूटीफुल वॉच that I had been eyeing for months. My best friend gifted me a lovely journal and a set of colorful pens. My sibling gave me a fun board game that we could play together. I also received a gorgeous banquet of flowers from my grandparents. My aunt gave me a delicious cake and a box of chocolates. My uncle gifted me a new book by my favorite author. I was touched by the thoughtful gifts and messages from my friends and family. Each gift was special and meaningful in its own way. Overall, I felt loved and celebrated on my birthday. ये है इसका आंसर। वैसे बच्चों थोड़ा सा मुश्किल है, मैं आपको बोलूँगी कि आप आपके घर में अगर कोई बड़ा है या फिर आपके टीचर हैं तो आप उनको बोलें कि वो थोड़ा सिंपल करके आपको लिखवाएं ये, क्योंकि माई बर्थडे गिफ्ट्स ये आया है आपका। अच्छा, आपका क्वेश्चन नंबर 35 है, आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर्स द गिवन क्वेश्चंस बिलो। इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है और आपको इनके आंसर्स करने हैं।
अच्छा बच्चों, मैं पैराग्राफ नहीं रीड करूँगी, ना मैं क्वेश्चंस रीड करूँगी। आपने ऐसे करना है, खुद से पैराग्राफ रीड करना है, इन क्वेश्चंस को नोट करो और इसी पैराग्राफ में से उनके आंसर ढूंढ के लिख लें। ये कोई मुश्किल काम नहीं होता, हो जाता है। ठीक है, फिर अब के लिए अल्लाह हाफिज़, इतना ही। इंशाल्लाह भी नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट वर्जन अपलोड कर रही हूँ।